नमस्कार, जय हिंद। मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सितारों का स्वागत करता हूं सीबीएसई बोर्ड गुरुकुल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का। मेरे प्यारे बच्चों, गणित में हैशटैग 14 डेज 14 चैप्टर की बेहतरीन क्लास के बाद आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि विपुल सर पढ़ाते क्या हैं। आपने मैथ का पेपर देखा होगा। पूरे भारत के छात्रों ने ये बताया कि मैथ का पेपर हार्ड था, लेकिन जो बच्चे अपने पढ़े हुए थे, जो 14 डेज 14 चैप्टर पढ़ा, वो बोला, वो ये बात बोला, मुझे मैसेज के थ्रू बोला। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको चलिए नेक्स्ट क्लास में दिखा भी दूंगा। लेकिन दुनिया को मैथ हार्ड लगती हो, हमारे बच्चों को मैथ हार्ड नहीं लगी। क्यों? अब यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा। मैं साफ साफ कहता हूं कि आप पेपर उठा के देख लीजिएगा और देखिएगा कि विपुल सर पढ़ाए क्या है। ऐसा नहीं, अपने मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अपने मुख क्या बोलते हैं भाई, अपनी बड़ाई अपने से नहीं करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों अब भी संभल जाओ। अभी आपका साइंस का पेपर है, तो साइंस के पेपर में मैं आपकी शुरुआत फिजिक्स से करने वाला हूं। चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, सभी यहीं से आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 24 तारीख को आपका पेपर है। 24 को साइंस का पेपर है। उस पेपर से पहले अब ये गलती मत करना कि सर मैथ में हम लोग गलती कर चुके हैं, अब साइंस में भी गलती करें। तो शुरुआत करते हैं लाइट चैप्टर से, जिसमें हम आपको पहले शेड्यूल बताना चाहेंगे कि जो साइंस में आपको पढ़ाने वाले हैं हम, क्या नाम है मेरा सर? विपुल पांडे। विपुल पांडे सर आपको पढ़ाने वाले हैं सर क्या? साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन। फिजिक्स वाला पोर्शन बेटा, आपको पता होगा कि साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन से होते हैं, जिसमें साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये हमारा टाइम टेबल होगा। टाइम टेबल आप ध्यान से समझिए, बिना हम टारगेट को फिट किए काम ही नहीं करते। हम हमेशा हमारा टारगेट होता है कि पहले टारगेट फिट कर लिया जाए कि ऐसे ऐसे हमको पढ़ाना है। बेटा आपको, आपका पेपर 25 फरवरी को है, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात करूं अगर, तो आज की क्लास यहां से शुरू कर रहे हैं 19 फरवरी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? शाम को 6 बजे। 20 को लगातार है, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब ध्यान से देखिएगा, 23 तक आपका पूरा फिजिक्स का ये पांचों पोर्शन यानी पांचों चैप्टर आपका कंप्लीट कर देंगे। पांचों चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। 5 चैप्टर, पांचों खत्म। उसके बाद आपकी बात की जाएगी ऑल न्यूमेरिकल्स। वो एक दिन पहले करेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात हम एक दिन पहले करेंगे, 24 तारीख को करेंगे बेटा। 24 तारीख को, 24 तारीख को न्यूमेरिकल की बात करेंगे। और अंतिम दिन मैं आपको बता दूं, 25 तारीख को जिस दिन आपका पेपर होगा, उस दिन देखिए सुबह 4 बजे आपकी क्लास होगी। सुबह 4 बजे हम क्लास लगाएंगे और पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा फिजिक्स कंटिन्यू हम सॉल्व कराएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सर से भी बात हुई है, साइंस के लिए सर से भी बात हुई है, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी क्लास हम आगे कल से कंटिन्यू करवा देंगे। ठीक है? तो आप लोग प्यार बरसाना शुरू करिए, इस चैनल को प्यार बरसाना शुरू करिए। अयान, ओके सर, थैंक यू। देखिए प्यारे बच्चों, बिना आपके सहयोग से कुछ नहीं होने वाला है। ये परिवार ऐसे ही इतना बड़ा नहीं बना हुआ है। ऑफलाइन, ऑफलाइन में अपने आप में बड़ा परिवार है बेटा। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में कह सकते हैं हम एकदम नए हैं, एकदम नए हैं। इसमें आपका प्यार और सहयोग बहुत जरूरी है, दोनों चैनल के लिए, यूपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकदम प्यार से एक बार कमेंट कर दो भाई कि हम लोग आ गए हैं सर, एकदम डन है। अब उसके बाद आप शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है वो जबरदस्त टॉपिक है बेटा। पहले चीजों को समझना होगा। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम क्या समझेंगे सर? सबसे पहले हम क्या समझेंगे? लाइट होता क्या है? व्हाट इज लाइट? शुरू करें? शुरू करें बेटा? एक बार आप बोल दो भाई, यस सर, ऐसे डन करते हुए। ठीक है? यस सर। ठीक है, डन करिए, डन करिए एकदम। आप बताइए भाई कि हाँ सर, शुरू करिए, हम लोग तैयार हैं। यू आर रेडी फॉर दिस क्लास? भाई मेरे
शेयर वगैरह कर दो आप, आपका काम है। मेरा काम केवल और केवल पढ़ाना है, केवल और केवल पढ़ाना है। आपका काम है क्लास को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास से जोड़ने का। बेटा साइंस की बात मैं करूँ तो साइंस की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले फिजिक्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। कुल मिला के आप मान के चलो कि सर आपकी तैयारी कितने नंबर की जरूर करा देंगे। कितने नंबर की बेटा? 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स मेरे मत्थे छोड़ दीजिए, ठीक है। 30 to 25 इसी तरीके से फिजिक्स आता है। जिसमें हम लाइट की बात करें तो लाइट होता क्या है? कहते हैं सर आप बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो। पहले तो हम हैंडसम लगते हैं, ब्यूटीफुल नहीं लगते, ठीक है। हम हैंडसम लगते हैं। और ये लाइट का कमाल है, जो चेहरा इतना चमक रहा है, इतना साफ दिख रहा है। क्यों? क्यों? ध्यान से देखिए, ऊपर लाइट लगी हुई है, सामने लाइट लगी हुई है, नीचे लाइट लगी हुई है, इतनी ज्यादा लाइट, इसीलिए गर्मी है। आपको ठंडी लग रही होगी और सर टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं, इतनी गर्मी है बेटा। क्यों? हीट जनरेट करता है ये लाइट। लाइट क्या है? लाइट जब हमारे चेहरे पे पड़ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के थ्रू कैमरे पे पड़ रही है, तो कैमरा हमको देख रहा है। मेरे भाई अब मैं यहां खड़ा हूं, देखो आप यहां पे ब्यूटीफुल होना, और थोड़ा सा यहां देखो, अब थोड़ा ब्यूटीफुल कम दिख रहे हैं, लाइट नहीं पड़ रही है चेहरे पर सर। यही लाइट है। लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी लाइट को हम क्या कह सकते हैं बेटा? लाइट है क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी एनीबडी। हाँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू सी एनीबडी। सी एनीबडी। किसी चीज को देखने के लिए हमको जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। सर एनर्जी की जरूरत है तो सीधा आंख पे लाइट मार दे, लाइट जला दे। मार दे मतलब टॉर्च जलाएं और सीधा आंख पे लगा दे, एनर्जी दे दे इसको, पूरी एनर्जी मिल गई सर जी, अब दुनिया दिखने लगेगी। ना बेटा ना, ये आंख को एनर्जी नहीं चाहिए। एनर्जी क्या है? चार्ज होता है क्या आंख? ठीक है, नहीं। टॉर्च किस पे जलाएंगे? ऑब्जेक्ट पे। किस पे? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके, टकरा कर बाउंसिंग बैक होके, फिर उसी मीडियम में लौट के आने की प्रक्रिया में तब जाके ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देने लगता है। यानी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है हमारी आंख पर? इमेज। क्या बनता है? इमेज। यानी शुरुआत यहीं से हो जाती है बेटा कि क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है इमेज। थोड़ी देर के लिए समझ लो बेटा। मान लो ये आप हो, नन्हा मुन्हा बालक, चलो मान लो आप खड़े हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि मेरी आंख पर लाइट अगर हम डायरेक्ट डाल दें तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मेरी आंख पर लाइट डायरेक्ट डाल दें तो नहीं देख पाऊंगा। लाइट को पढ़ना कहां चाहिए? लाइट को कहां पढ़ना चाहिए? इस ऑब्जेक्ट पे। इस ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट के जितने भाग पर, जितने पोर्शन पे लाइट पड़ेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां आएगा? इसकी आंख पर आएगा। और यहां पर पढ़ने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां आएगा? इसकी आंख पे आएगा। अब इसके आंख पर जहां ये इमेज बनाएगा वो इतना बड़ा इमेज नहीं होगा, छोटा सा इमेज आंख पर बनाएगा और तब जाके ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जिसको देखा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। और जो देख रहा है वो क्या है? ऑब्जर्वर। क्या है? ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। और ये क्या है? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट आ रही है इस बॉडी पर पड़ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट। और पड़ने के बाद जब लौट कर इसकी आंख पर आ रही है तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अब यहां पे जब इसकी आंख पर क्या बना रहा है? इमेज। क्या बना रहा है? इमेज। इमेज क्या होता है? दो टाइप का होता है, अभी आगे हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम समझ लें सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। पूछा जाता है मेरे प्यारे, और मैं लिखा है इसलिए आया हूं कि आपका समय बचे, मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूं ना, आपको समझा सकूं ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। पहले हम ये समझेंगे कि लाइट होती क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू सी एनीबॉडी। किसी भी बॉडी को देखने के लिए
चाहे वो डेड बॉडी ही क्यों ना हो, सबको देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट एक एनर्जी है, ठीक है। चलो, और ये भी हम लोगों ने समझा कि डायरेक्ट आंख पर एनर्जी नहीं दी जाती, ऑब्जेक्ट पर लाइट डाली जाती है। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी आंख पर इमेज बनाता है, हमारे रेटिना पे इमेज बनाता है, तब चीजें कुछ दिखती है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या कहा, लाइट डज नॉट नीड टू मटेरियल मीडियम। लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मीडियम नहीं भी है तब भी चल पाएगा। क्यों? क्यों? उसका रीजन समझ लो आप, क्यों इसको आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा आप लोगों ने समझा होगा या आपके सर ने बताया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, दोज वेव विच कैन नॉट, ईएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू नहीं है बेटा, ये ईएमडब्ल्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं, वो वेव होती हैं जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने बच्चों को यही सलाह देता हूं कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनो, किसी के भरोसे मत रहो। आप इतने ताकतवर बनो कि मीडियम है तब भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। और मीडियम नहीं भी है, यानी वैक्यूम है, कहीं पे एयर नहीं है, एयर के मटेरियल मीडियम नहीं है, तब भी आप चल सको। मतलब सर आपकी हेल्प कर रहे हैं तब भी आप पढ़ो, और नहीं भी कर रहे हैं तब भी पढ़ सको, इतना काबिल बनो। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनो कि चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान से समझना। लेकिन साउंड वेव को चलने के लिए हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर वैक्यूम में आप बोलोगे विपुल सर, ना बेटा, सुनाई नहीं देगा, किसी को नहीं सुनाई देगा। क्यों? वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं, और जब मॉलिक्यूल्स होते नहीं तो उनका कोलिजन होगा नहीं, हमारी साउंड एनर्जी वहां तक जा भी नहीं पाएगी। साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है, लाइट भी एक प्रकार की एनर्जी है, बट साउंड एनर्जी को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए बेटा, मीडियम चाहिए। जैसे एयर क्या है, मीडियम है, वाटर क्या है, मीडियम है, कोई भी लिक्विड क्या है, मीडियम है। मीडियम मतलब जिसमें वो ट्रेवल कर सके, जिसमें वो चल सके। हम चलते भाई हवा में चल रहे हैं, तो क्या है, मीडियम है। ऐसे लाइट भी, साउंड भी चलती है, ठीक है, ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है। अमित गुप्ता कह रहे हैं भैया सर आपको फिजिक्स आता है? नहीं बेटा, मैं ऐसे ही पढ़ाने चला आया हूं, ठीक है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में होती है। दूसरी बात, लाइट वेव ट्रेवल ट्रेमेंडस स्पीड, बहुत तेज चलती है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे चलती है, ऐसा नहीं है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये धीरे धीरे से नहीं आएगा, फास्ट आएगा। कितना फास्ट आएगा, बहुत तेज आता है। इसीलिए साइंटिस्ट बोलते हैं भैया कि ये जो स्पीड आपको दिख रही है, लंबा चौड़ा मेजर कर लो भाई, मैं तो लगभग अप्रॉक्स वैल्यू दे दूंगा कि वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा बहुत स्पीड होती है, बहुत ज्यादा होती है स्पीड, ठीक है। इतनी स्पीड से कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर ही नहीं सकता, ये साइंटिस्ट ने कहा। हुज वैल्यू साइंटिस्ट हैव फिक्स्ड एट दिस, एंड आल्सो इन्होंने ये बात भी कही कि दुनिया में कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो लाइट के स्पीड से ज्यादा ट्रेवल कर सके। अकॉर्डिंग टू करंट साइंटिफिक थ्योरी, आज के समय में प्रेजेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इससे स्पीड कोई भी पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकता। ये लाइट की बात मैं कर रहा हूं बेटा, थोड़ी देर सुन लो। प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। द लाइट दैट इनेबल अस टू सी एवरी स्मॉल वेवलेंथ, यानी सबसे कम वेवलेंथ, नाम ही समझ में आता है,
वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल वेवलेंथ। एक शब्द आया है वेव लेंथ, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ। वेव कैसे चलता है, वेव कैसे चलता है, अप एंड डाउन ऐसे। तो वेवलेंथ क्या होती है बेटा, वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको लेमडा से दिखाते हैं बेटा। लाइट के जो होता है वो छोटे से छोटे वेवलेंथ को भी दिखा देता है, खास तौर से जैसे देखिए लेस देन 10,000 पार्ट ऑफ अ पार्टिकल, या सेंटीमीटर से भी छोटे, सेंटीमीटर के भी 10,000 छोटे पार्ट को भी ये ट्रेवल कर सकता है, यानी मूव कर सकता है वहां पर। इसीलिए इसको बोलते हैं लाइट हर जगह घुस जाता है भाई, हर जगह घुस जाता है। अब देखिए लाइट के चलने के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ ट्रेवलिंग और प्रोपोगेटिंग ऑफ द लाइट, लाइट के प्रोपोगेट करने के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि मीडियम कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ मीडियम। तो मीडियम कितने प्रकार का होता है भैया, तो मीडियम कितने प्रकार का होता है हम ये आपको बताएंगे अभी। चलो मीडियम, अकॉर्डिंग टू लाइट, अकॉर्डिंग टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेट मतलब चलना, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मीडियम कितने टाइप का होता है, मीडियम का मतलब होता है जहां पे लाइट ट्रेवल कर सके बेटा। तो मीडियम 3 टाइप का हो गया। कितने टाइप का, 3 टाइप का। कौन कौन सा सर, कौन कौन सा सर, जल्दी से बताइए। मीडियम 3 टाइप का, ओके सर। सेकंड पॉइंट एक बार और समझा दीजिए प्लीज, योगेश मिश्रा जी का कहना है। अच्छा ओके बेटा, एक बार और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो आप सेकंड बता देंगे। लाइट वेव ट्रेवल एट द ट्रेमेंडस स्पीड, यही ना। स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में नहीं, ये वैक्यूम में स्पीड दी गई है। जो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम का होता है जहां कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता, जैसे एयर वगैरह कुछ भी ना हो, ये एकदम क्लियर। तो वहां पर वैक्यूम में स्पीड इसकी लाइट की कितनी होती है, हाईएस्ट होती है। किसी मटेरियल मीडियम में थोड़ा सा कम होती है, जैसे हम वाटर में या फिर किसी ऑयल में लाइट को ट्रेवल करा रहे हैं तो उसमें स्पीड थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, इतना ज्यादा नहीं होगी। फिर भी 3 × 10⁸ जो दिख रही है वो 2.89 2.7 × 10⁸ होगी। ठीक है, बस इतना ही, इतने से बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, लेकिन इतना होता है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट सबसे हाईएस्ट होती है, दुनिया में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो स्पीड से तेज चल सके। यही बात साइंटिस्ट ने कही। अकॉर्डिंग टू करंट साइंटिफिक थ्योरी, नो मटेरियल पार्टिकल इज ट्रेवल एट द स्पीड ग्रेटर देन द लाइट। लाइट की स्पीड से तेज कोई नहीं चल सकता। ठीक है मिश्रा जी, दूसरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट, मटेरियल मीडियम कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे ग्लास, ये ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, सब ग्लास हो गया, एयर हो गया, एयर हो गया, ये सभी क्या हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसके आर पार लाइट रे आराम से ट्रेवल कर सके, आराम से ट्रेवल कर सके। तो ऐसे ऐसे मीडियम क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सके, इधर उधर दोनों तरफ देखा जा सके। ओके, दूसरा आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है बेटा? जिसके आर पार हल्का हल्का देखा जा सके, हल्का हल्का देखा जा सके। जैसे लाइट रे जा रही है तो हल्का हल्का सा दिखे, लाइट रे तो आ रही है लेकिन हल्का हल्का सा उस तरफ ट्रेवल करे, लेकिन बहुत वीकली, स्मॉल, बहुत साफ साफ ना दिखे। जैसे कोई शीशा है, ग्लास है, उसको हल्का सा घिस दीजिए, आर पार साफ साफ नहीं दिखेगा। और कागज है, कागज है, पेपर है, पेपर है, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए तो आर पार तो दिखेगा, यानी इस तरफ से उस तरफ दिखेगा, लेकिन 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 बेटा साफ साफ नहीं दिखेगा, कम कम। तो हल्की सी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट जा सके तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ओके,
जैसा गंदा पानी है, गंगा पानी नहीं, गंगा पानी नहीं, गंदा गंदा, उसमें मिट्टी वगैरह है, हल्का डस्ट पार्टिकल है, अब उस पर लाइट रे डालेंगे तो हल्का हल्का उधर स्कैटर करेगा। और साफ पानी है तो ऐसे लगा देंगे, लाइट इधर करेंगे तो इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा। तो साफ पानी है, वाटर, ग्लास, एयर, तो ये है क्या, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब बात आती है ओपेक की। ओपेक की, ओपेक क्या होता है बेटा? ओपेक क्या होता है? जो लाइट रे को ट्रेवल करने ही न दे। देयर आर नो लाइट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इस तरफ से पूरा रोक दिया, इस तरफ कुछ न जाए। जैसे दीवाल, 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 ये लाइट रे, हम खड़े हो गए तो पीछे लाइट नहीं जा पाएगी, मेरे सामने लाइट है तो मेरे पीछे नहीं जा पाएगी। मैं लाइट रे का क्या हूं? ओपेक मीडियम हूं। कैसा मीडियम हूं? ओपेक मीडियम। इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, दीवार है, अगर लाइट आप दीवार पे डाल रहे हैं तो क्या उस तरफ चली जाती है क्या? नहीं। लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब सारी चीजें क्या हैं? लाइट आप उस पर टच डालोगे तो उस तरफ लाइट नहीं जाएगी, अंधेरा हो जाता है, उस तरफ अंधेरा ही रहता है। ठीक है? कबीरदास जी, जय श्री राम, जय श्री राम भाई। तो मेरी बात अभी तक जितना बताए हैं उतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, उतना बताइए, बस उतना बताइए। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे मेरे प्यारे बच्चों, बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके रिफ्लेक्शन के मैं क्या लाइट पढ़ाऊंगा भाई? आप भी तो रिफ्लेक्ट करिए। यस सर, सारी बातें समझ में आ रही, जितना समझा रहे हो उतनी समझ में आ रही। जैसे योगेश मिश्रा जी ने कहा सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया सर, मैं फिर से बताया। लेकिन ऐसे ही आप बताते जाओगे ना कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है? और प्लीज प्लीज सेशन को एक बार अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक बार शेयर कर दो। ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। आप लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, वो चलेगा, लेकिन इतना प्लीज करो मेरी तरफ से कि अपने शेयर कर दो, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें और चीजें आपको समझ में आए। एग्जाम में आपने मैथ का डर देख चुका, मैथ का डर आपने देखा, और मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अब अभी तो एग्जाम है, इस समय नहीं कहूंगा कि आप जाके वीडियो देख लीजिए, लेकिन एग्जाम से खाली होने के बाद एग्जाम पूरा दे लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा, एक बार देखिएगा कि हैशटैग 12 डेज 14 डेज 14 चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ाया गया और वहां से क्वेश्चन पेपर कैसे आया। जो आप लोग कह रहे थे ना, है भैया जिंदाबाद, भौजी जिंदाबाद, आप लोग कर रहे थे। मैं आपसे पहली बार भी कहा था झंडा दूसरे का न फहराओ बेटा। कितना भी 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कोई पढ़ा ले, आता वही है जितना आपका एक्सपीरियंस है। जो जो क्वेश्चन लिए थे आपको बता दें 50 to 60% क्वेश्चन बाय डिजिट पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड में। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूं, आप पेपर से मिला के देख लीजिए। ठीक है? पेपर से मिला के देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए, जैसे कि और भी बच्चे जुड़ सकें, इसका लाभ ले सकें। और मैं केवल इसी बात पे कि बच्चों ने कहा कि सर फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए, सर फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि साइंस में हम लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए फिजिक्स पढ़ाने के लिए हम आ गए। बाकी आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी पोर्शन सर कल से क्लास लेना शुरू कर देंगे। ओके? योगेश मिश्रा जी, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हर चीज का रिफ्लेक्शन होता है। तो पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि लाइट का नेचर क्या होता है। क्या नेचर ऑफ द लाइट? पहले नेचर समझ ले, अपने आप हमको समझ में आने लगेगा क्या है रिफ्लेक्शन। तो नेचर ऑफ लाइट क्या होती है? वेव नेचर में भी होता है और पार्टिकल नेचर में। बेटा क्लास 12th में आप पहुंचोगे तो दोनों के बारे में एकदम घुस के बातें होंगी, एकदम डीपली बातें होंगी, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। लाइट में दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखिए पार्टिकल नेचर मतलब बॉल जैसा, बॉल जैसा जितने मॉलिक्यूल हैं, वो जितने भी लाइट के पार्टिकल हैं वो किस फॉर्म में चलते हैं सर जी? फोटॉन के फॉर्मेट में चलते हैं। वो क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे, बट उसी से हम क्या करेंगे? एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। बेटा क्रिकेट खेलते हो आजकल? हाँ सर, बचपन से खेलते आ रहे हैं। आज आप क्या बता रहे हैं? तो बॉल आती है तो हम बैट लगाते हैं तो क्या होता है? बैट लगाते हैं तो क्या होता है? बॉल बैट में लगने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। इसका रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसका फायदा क्या है सर? सर ये मिरर है, मिरर, मिरर समझते हो ना बेटा? हाँ,
ये देखो मिरर है, देख लो मिरर के अंदर हम कोई भी फिगर है, कोई भी बॉडी है, आदमी खड़ा होता है तो उसके सामने उसका मिरर में क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है, इमेज बनता है। यहां क्या है, फिगर है मतलब ऑब्जेक्ट है, इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। कैसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं, बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं, रिफ्लेक्शन है क्या बेटा, रिफ्लेक्शन है क्या बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू सेम मीडियम, जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में क्या करेंगे, बाउंसिंग बैक कर जाएंगे। सेम मीडियम, सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यानी जैसे हम कह दें कि ये हमारा सरफेस है, सर ये सरफेस आप कैसा दिखा रहे हैं, नीचे कैसे क्रॉस लगा रहे हैं, ये मिरर है बेटा, प्लेन मिरर है। ये कैसा है, प्लेन मिरर। अभी सब सारी बात बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना। अब लाइट रे आएगी ऐसे, लाइट रे आएगी ऐसे, लाइट रे आएगी ऐसे। अब देखिए इधर से लाइट रे आ रही है तो ये इंसिडेंट लाइट रे है। एक लाइट आ रही है, एक रे दिखाई दे रहा है तो उसको हम लाइट रे बोलते हैं। और ऐसे कई लाइट रे दिखा दे हैं हम, मोर देन 2 दिखा दें, मोर देन 2 दिखाएंगे तो बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं किरण पुंज बेटा, किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट ऐसे आई तो इंसिडेंट है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से ये रिफ्लेक्ट करके फिर से उसी मीडियम में, जिस मीडियम में आए थे उसी मीडियम में चले गए, जैसे आए थे वैसे चले गए। सही है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। एकदम बेसिक वाली प्रॉपर्टी होती है, एकदम शुरुआत। भाई तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें बेसिक चीजें आनी चाहिए, ये समझ में आता है। सर a+b का होल स्क्वायर हमको नहीं आता, बता दिए ना, तब तुम काहे के क्लास 10th के स्टूडेंट रह गए। इतना तो आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा में, a² + b² + 2ab। ठीक है, उसी तरीके से लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यानी किसी भी सरफेस से, किसी भी प्लेन सरफेस से, किसी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद, टकराने पे फिर से उसी मीडियम में लौट जाए, जैसे आए थे उसी मीडियम में लौट जाए, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू सेम मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, इसको और अच्छे से समझना है तो आप फिगर से समझ लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे लाइट के रूल पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं भाई, जरा ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। मैं आपको हर एक बात समझाते हुए चल रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है चीजों को समझने के लिए। देखो भाई, ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है, ये एक प्लेन है, एक प्लेन है, सरफेस है, ग्लास है, समझ ले ग्लास। अब ग्लास पे लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे आ रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बेटा मेरी क्लास बस देख लो आप, उसके बाद आप बोलना कि हाँ सर यहां से क्वेश्चन पेपर में आया कि नहीं आया। इंसिडेंट रे, जो आ रही है लाइट उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो टकराने के बाद, जहां से टकराने के बाद फिर से उसी मीडियम में लौट जाए तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अच्छा, जहां पे टकराया है उसके जस्ट परपेंडिकुलर, यहां सरफेस से परपेंडिकुलर है, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस नॉर्मल से ही हमेशा एंगल लिया जाता है, हमेशा एंगल नॉर्मल से ही लिया जाता है। तो ये एंगल आई लिखते हैं, और एंगल आई है क्या बेटा, एंगल आई है क्या, एंगल आई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट एंगल।
या एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। हाँ चलो ऐसे लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं बेटा, इंसिडेंट। और एंगल आर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जिस बच्चे को ये बात नहीं पता है ध्यान से समझ ले, ध्यान से समझ ले, फिर से समझ ले कि जब इंसिडेंट रे के साथ ये एंगल मेजर किया जाता है, इंसिडेंट रे के साथ एंगल मेजर किया जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और जब रिफ्लेक्टेड रे के साथ इसका एंगल मेजर किया जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से रूल समझना, इंसिडेंट रे जो आ रही है और जो जा रही है, और इसी पॉइंट पे, इंपैक्ट पॉइंट पे जो नॉर्मल है, ये तीन के तीनों, फिर से मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये लाइट रे और ये, और इस पर एक नॉर्मल, ये तीन के तीनों एक ही प्लेन पे होंगे बेटा, एक ही प्लेन पे होंगे। सर ये वाली बात जो आप बोल रहे हैं यही बात समझ में नहीं आती कि जो आ रही है और जो जा रही है और जो इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ये तीन के तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। जो ये बोर्ड है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड पे जिस प्लेन पे आ रही है तो उसी प्लेन पे चली जाएगी, और ये नॉर्मल भी उसी प्लेन पे होगा। मतलब सर क्या ऐसे लाइट रे आए और ऐसे निकल जाए, ऐसे लाइट रे आए ऐसे चला जाए? ना ना बेटा, बोर्ड पे आया है बोर्ड पे जाएगा, दीवार पे आया है दीवार पे जाएगा, और दीवार पे भी नॉर्मल भी होगा। तो पहली लाइन यही है, पहली लाइन यही है बेटा। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट, तीनों क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। आप पढ़ लो द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये तो एंगल की बात करने लगा, पहले सेकंड वाला, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट। नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल क्या होगा? और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही क्या होंगे? सेम प्लेन पे होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे बेटा। क्या बोल रहे हैं आप? नाम ही तुम्हारा क्या है भाई? गजब है, गजब है। सर आप फिजिक्स भी? वाह, अच्छा, आश्चर्य हो रहा है। मैथ और फिजिक्स का नाता गजब का है बेटा। अब दूसरी बात, दूसरी बात, ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे एट एवरी केस, एट एवरी केस, सभी जगह पे। तो इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं, देख लो बेटा, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होंगे। और ये क्या है? प्लेन मिरर है। अभी हम मिरर की बात करेंगे बेटा, अभी हम मिरर की बात करेंगे, मिरर की बात हम करेंगे। अब देखिए यहां पे वही बात कही गई है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे चला जाता है, जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे जाता है। द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम पॉइंट, सेम प्लेन, सॉरी सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होते हैं ये सब। तो ये दो रूल याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेलो फिर से मैं बता दूं, फिर से बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना ही जो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस रूल को फॉलो करता है, और ये फिगर, फिगर के साथ बनाइएगा, गड़बड़ मत करिएगा। अच्छा नोट आपको लिखा गया है नीचे, ध्यान से देखिए कि दिस लॉ अप्लाई फॉर प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर ओनली, प्लेन और प्लेन मिरर के लिए और स्फेरिकल मिरर के लिए ही ये फॉलो करता है, ठीक है, सभी के लिए नहीं। अच्छा बेटा अगर हम इस बात को देख लें कि रिफ्लेक्शन से कैसे बनते हैं, ये देखो नन्नो, नन्नो मुन्नो है, नन्नो मुन्नो, इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारा इमेज बनता कैसे है, चाहे वो जो प्लेन हो, चाहे जो प्लेन हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, सब की बात करते हैं। तो एक लाइन याद रखना, इमेज बनेगा कैसे, इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्शन बनेगा कैसे? आप शीशे में अपने आप को देखते हो, ये देख रहा है बच्चा, देखो बच्चा देख रहा है शीशे में, शीशे में अपने आप को देख रहा है, तो बनता कैसे है, इमेज बनता कैसे है?
आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, याद रखना आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही हमेशा क्या बनता है, इमेज बनता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इमेज फॉर्म्ड, इमेज तभी बनेगा जब आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ही बनेगा इमेज, ये नहीं कि पहले ही बन जाएगा। मतलब सर शुरू में ही आपने समझाया था, सर शुरू में ही आपने समझाया था कि ये कोई बच्चा है नन्हा मुन्ना, अब सर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पर आप आंख लगा के, यहां पर आप आंख लगा के बैठे होगे, चलो मैं आपकी आंख ही बड़ी बना दिया, ये है आई, आई पर हमारे आंख पर तभी इमेज बनेगा, तभी इमेज बनेगा जब आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, यानी रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख पर आएगा तभी जाके इसका इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़नी चाहिए तब रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट ये है, इमेज हमारी आंख पे बनेगा, आंख की रेटिना पे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद ही हमारी आंख की रेटिना पर क्या बनाता है, इमेज बनाता है, इमेज जनरेट करता है। सर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे में लगता है कि नॉर्मल पे ही क्यों लगता है, थोड़ी बात योगेश मिश्रा जी आपकी हम समझ नहीं पा रहे, क्या कहना क्या चाहते हैं वो बताइए, क्या कह रहे हैं। सर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे में लगता है पर नॉर्मल में रे क्यों नहीं लगता, अच्छा ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसको समझिए, क्वेश्चन इनका क्या है कि इनका कहना है कि ये लाइट रे इस पर ये रूल क्यों नहीं लगता, इस पर रूल क्यों नहीं लगता। रूल लगता है बेटा, हम आपको समझा रहे हैं कैसे, जिस एंगल पे वो आता है उसी एंगल पे लौट जाता है, ध्यान से समझना। नॉर्मल से ये लाइट रे जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल पे लौट जा रहा है। नॉर्मल से कितने एंगल पे आ रहा है, 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट भी कितना हो रहा है नॉर्मल से, 0 डिग्री। बेटा नॉर्मल को नॉर्मल से ही देखेंगे, आपका आपके साथ एंगल देखेंगे तो 0 डिग्री ही होगा, 0 डिग्री पे आ रहा है तो 0 डिग्री पे जा रहा है। तो नॉर्मल जो होता है वो सेम लाइट रे होता है, सेम लाइट रे, जैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात होगी तो उस टाइम में भी यही बात होती है, ठीक है। तो मिश्रा जी आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल में ऐसा क्यों होता है आपको दिखता नहीं है, यही इंसिडेंट होता है, यही रिफ्लेक्टेड होता है, 0 डिग्री एंगल बनाता है, 0 डिग्री एंगल बनाता है किसके साथ, नॉर्मल के साथ ही, ये लाइट रे, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ओके क्लियर हो, डन करो बेटा, डन करो, हाँ सर समझ में आया, ऐसा बोलिए। मिरर की बात कर ले, अब मिरर की बात कर, मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है बेटा, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है, मेरा मन दर्पण कहलाए, बेटा मिरर को ही क्या बोलते हैं, दर्पण, दर्पण, दर्पण दो तरीके का, यानी मिरर दो तरीके का, पहला पहला प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो आप घरों में यूज करते हो सर जी, शीशा शीशा ग्लास, उसी में, हाँ ये डैश डैश क्या मार रहे हैं अभी बता रहे हैं, इधर कोई फिगर है और इधर क्या है, मिरर में इमेज बन रहा है, मेरे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने सितारों, ये क्या है, ये इमेज है बेटा। जब हम कुछ काम करते हैं तो उसका इमेज बनता है, आपका भी इमेज बनता है, जब 10th में आप बोर्ड पेपर में टॉप करके जाओगे तुम्हारा इमेज बन गया, अब इज्जतदार हो गए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी मेरी बेइज्जती हो गई, अब हम यही नहीं समझते तुम्हारी इज्जत ही कहाँ है कि तुम बेइज्जत हो गए, तुम्हारी अभी इमेज कहाँ बनी थी, अभी तो तुम केवल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थे, हाई स्कूल में आते ही तुम्हारे बॉडी पर लाइट पड़ी है, तुमको चमकने का मौका मिला है और इस बार तुम चमक गए, तुम्हारी इमेज तैयार हो जाएगी, अभी तक तुम्हारी इमेज थी कहां, तुम तो केवल ऑब्जेक्ट थे बस। अच्छा समझो भाई, तो ये फिगर है, फिगर माने ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट है, ये ग्लास है, ग्लास है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, डैश इसलिए दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ऐसे समझो कि मिरर प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन में एकदम प्लेन यानी हर जगह पे स्मूथ होता है, एक बराबर होता है,
ऐसा मिरर जिसमें हर एक पॉइंट पे क्या हो, स्मूथनेस हो। अब यहाँ पे डैश 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 ये जो दिखा रहे हैं वो क्या है सर? सबसे पहले समझिए, ये है ग्लास, ग्लास है पहले ग्लास। ग्लास तो सर आपने बताया कि ट्रांसपेरेंट होता है, इस तरफ से उस तरफ दिख जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सरफेस पर हम कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं। किसका? सिल्वर, सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर ऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, हाँ, सिल्वर का हम कोटिंग कर देते हैं। वैसे सिल्वर महंगा आता है तो एल्युमिनियम का कर देते हैं, एल्युमिनियम का कर देते हैं। फिर सर ये तो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट तो चला जाएगा क्या, दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में, तो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तब हम क्या करें सर, तब हम क्या करें सर, इसके बाद सिल्वर की कोटिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, फेरस ऑक्साइड, फेरस, फेरस ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। ऑक्साइड होता है ना भाई, फेरस ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। फिर से समझ लो भाई, ग्लास है, ऐसे ग्लास है, दोनों तरफ आर पार हम देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है। तो एक तरफ हम क्या करते हैं, देखिए चिकना दिख रहा है, इस तरफ हमने क्या किया है, पहले कोट करेंगे किसका, किसको पेंट मार देंगे, किसका, सिल्वर ऑक्साइड का या एल्युमिनियम ऑक्साइड का पेंट मार देंगे। तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करने लगेगा, बट 100% नहीं करेगा, कुछ पार्ट ऑफ लाइट उस तरफ भी जाने लगेगा। तो हम फिर उसके बाद लाल कलर आप देखते होंगे या काला दिख रहे होंगे, शीशे के पीछे लगा रहता है, तो वो क्या रहता है बेटा, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, उसको लगा देते हैं। तब लाइट रे क्या करती है, बाउंसिंग बैक होने लगती है। अब लाइट रे आएगी, बाउंस कर जाएगी, इस मीडियम में नहीं आ पाएगी, इस तरफ नहीं जा पाएगी। तो ये क्या हो गया, प्लेन मिरर। इसको क्या बोले बेटा, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन है, एक जगह एक बराबर है, तो उसे हम प्लेन मिरर कहेंगे। अब आ जाओ, अब आ जाओ, क्या बोल रहे हैं अब, स्फेरिकल मिरर। क्या, स्फेरिकल मिरर, स्फेयर जानते हो ना, स्फेरिकल मिरर, स्फेयर जानते हो, स्फेयर, हाँ सर, हाँ सर, स्फेयर नहीं जानते, हम लोग मैथ वाले हैं सर जी, हमको सब पता है, सब पता है। एक स्फेयर है, हाँ सर, इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा सर, यहाँ से एक लाइन गई होगी, रेडियस वाली ही, रेडियस वाली ही है, हाँ सर। अब इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने क्या किया, कट कर दिया सर जी, ऐसे कट कर दिया, कट करके निकाल दिया। अब यहां से ये जो पोर्शन निकल के आया, ये पोर्शन जो निकल के आया, ठीक है, ये पोर्शन जो निकल के आया ऐसे नगिन जैसा, ऐसा नगिन जैसा, ऐसे देखो, ऐसे कर्वेचर, कर्वेचर इसको कर्व टाइप का होता है। तो यहां से कट करके इसको अलग कर लिया इन्होंने। अलग करने के बाद देखिए गेम कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर्वेचर, कर्व ऐसे बन गया, सीधा था तो प्लेन था भाई, ये स्फेयर से काट दिए, हालो स्फेयर, ग्लास का हालो स्फेयर है, उसको कट कर दिए ऐसे, तो ये बन गया, ऐसे बन गया, बन गया कि नहीं। अब लाइट रे अगर यहाँ अंदर वाले पार्ट पे पड़ रही है, अंदर वाले पर, और कोटिंग पीछे किया जा रहा है, तो लाइट रे किधर घुस रही, केव में, केव माने गुफा होता है, गुफा होता है बेटा। तो लाइट रे अंदर घुस रही, देख लो, देख लो बेटा, अंदर ये वाले पार्ट पे, अंदर वाले पार्ट पे क्या कर रहा है, अंदर वाले पार्ट पे क्या कर रहा है, लाइट रे आ रही है, देख लो ऐसे, लाइट रे ऐसे जा रही है। तो लाइट रे पड़ कहाँ रही है, दबे वाले पार्ट पे, जो दबा हुआ है, दबा हुआ है, इस वाले पार्ट पे क्या कर रहा है, लाइट रे पड़ रही है, और जो कोटिंग हुई है वो पीछे हुई है। तो लाइट रे के पड़ने के आधार पे इसका नाम पड़ता है कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मींस दबे हुए वाले पार्ट पे, दबे हुए वाले पार्ट पे लाइट रे पड़ रही है। और कॉन्वेक्स का मतलब है ये लाइट रे ऐसे आएगी, इधर चली जाएगी, उस तरफ नहीं जाएगी बेटा, उस तरफ नहीं जाएगी। इसका मतलब कलरिंग इस तरफ हुआ है और पेंटिंग इस तरफ हुआ है, यानी लाइट रे उस तरफ नहीं जा पाएगी। ये जो भी बन रहा है वो रियल नहीं बन रहा है, वो वर्चुअल बन रहा है, रियल में उस तरफ नहीं बन रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। तो कॉनकेव क्या है, जब दबे हुए वाले पार्ट पे, दबा हुआ जो पार्ट है, दबा हुआ जो पार्ट है उसमें लाइट रे पड़ रही है, तो जस्ट जिस पे लाइट पड़ेगी उसके जस्ट अपोजिट तरफ कलरिंग होती है। ठीक है, तो दबे हुए वाले पार्ट पे पड़े तो कॉनकेव है, और ऐसे इस तरफ पड़े लाइट पे और कलरिंग इस तरफ हो तो अब
इस तरफ कलरिंग किए जाए और इस वाले पार्ट पे लाइट पड़े तो कॉन्वेक्स, वेक्स, इधर वेक्स है इधर केव है। समझ में आया? आसान है, पूरा विश्वास भी। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ मिरर, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, पूरा डिफिनीशन यहाँ पे दे देते हैं बेटा, आराम से आप पढ़ लो, ठीक है। पार्ट ही है और उसमें दो पार्ट किए जाते हैं, एक कॉनकेव वाला और एक कॉन्वेक्स वाला। इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको कॉनकेव बोलते हैं। ओके, डन है सर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप थोड़ा सा देख लीजिए, वही बात आज जो हम आपको समझाए हैं कि पॉलिश सरफेस, ये देखिए लिखा हुआ है ना पॉलिश सरफेस, इस तरफ पॉलिश किया जाता है और इस तरफ क्रॉस किया जाता है। क्रॉस मतलब वही फेरस ऑक्साइड का। उसी तरीके से यहां पर देखिए आप कि इस तरफ क्या किया जाता है, इस तरफ पेंटिंग की जाती है, पॉलिश की जाती है, पॉलिश सरफेस, और इस तरफ ओपेक रहता है, पॉलिश्ड सरफेस रहता है किसका? फेरस ऑक्साइड का। तो ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव हो गया। बनता किससे है? ये है आपका स्फेयर, और इसको कट कर दिया जाए तो उसे कट करके बाहर निकाल दिया जाए तो वही पार्ट बनता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स। यहां पर भी देख लीजिए उसकी डिफिनीशन दी गई है, पॉलिश किया जाए अंदर तरफ, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ठीक है। इसलिए मैं लिख लिख के दे दिया हूं भाई, आराम से देख लो, मुझे बार बार लिखना ना पड़े, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। चलो भाई, कॉन्वेक्स कॉनकेव आपको समझ में आ गया आशा करता हूं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको हमको समझना है, तो इससे पहले आप बता दो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कहीं दिक्कत तो नहीं है, बता दो आप। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, पोल क्या होता है, पोल क्या होता है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है या ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन है उसका मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट जहां पे है वही क्या है? हमारा पोल है, यहां पर ही पोल है। समझ में आया? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, अब चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स में भी देखिए यहां से यहां तक है और इसके मिड पॉइंट में जहां दिख रहा है आपको वही क्या है हमारा? वही क्या है हमारा? वही पोल है, ठीक है। और ये जो लाइन गई है इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? अगर हम इस सरफेस को पूरा एक स्फेयर बना देते, पूरा स्फेयर बना देते, तो उसका सेंटर कहाँ होता? कहीं ना कहीं तो होता, ये स्फेयर होता तो उसका कहीं सेंटर होगा। हाँ सर, सेंटर होगा, तो उसको वो क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व दिख रहा है उसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? देखिए ये टर्म्स आपको समझ में ही नहीं आते, जब यही नहीं समझ में आते तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, आप थियरी लिखोगे कैसे? तो हर एक पॉइंट को समझना होगा। सेंटर क्या है? जिस स्फेयर से ये कट किया गया है उसका सेंटर तो रहा होगा, हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पोल के बीच का डिस्टेंस देखें तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हाँ, तो दोनों बातें हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिफिनीशन लिखा हुआ है भाई, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। सर पक्का ना? पक्का टेलीग्राम पे दे देंगे ना? हाँ, टेलीग्राम चैनल पे पक्का दे देंगे बेटा, पक्का दे देंगे। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे बेटा, हर एक तरीके के क्वेश्चन भी कराएंगे, पूरा एकदम अच्छे से, अच्छे से। हम इधर उधर की बातें ही नहीं करते, हर एक बात डिटेल में बता रहे हैं, तो प्यार से दिल से आप समझते चलो। तो आपको समझ में आया बेटा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? मैं आपको यही बताया कि ये जो लाइन पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वही लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाती है। क्या बोली जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके। एपर्चर, एपर्चर द पोर्शन एट लाइट रे फॉल, यानी ऑल लाइट रे जिस पोर्शन पे फॉल करती है, गिरती है, ये पोर्शन जो हम आपको कलर देखिए बार बार लिख रहे हैं, तो ये पोर्शन आपका क्या कहलाता है? एपर्चर। ऐसे यहां पर भी, ऐसे यहां पर भी ये क्या कहलाएगा? एपर्चर। क्यों? इसी पे तो लाइट रे ऐसे फॉल करेगी, आएगी, गिरेगी, गिर के फैल जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जो कुछ भी है,
फैलना सिकुड़ना उसकी प्रॉपर्टी है। बट इतना हमको पता होना चाहिए कि ये है एपर्चर। एपर्चर एपर्चर क्या होता है सर? एपर्चर क्या होता है? जिस पर लाइट रे क्या करती है? पड़ती है। जिस पर लाइट रे क्या होती है? पड़ती है, गिरती है, फॉल करती है, वो सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं? एपर्चर। सर एक साथ अगर हम देखें पूरे टर्म्स को तो आपको सारी चीजें यहीं पे समझ में आ जाएगी। देखिए ये है आपका एपर्चर जिसपे लाइट रे पड़ रही है। यहां पर आपका पोल हो गया। देखिए पोल, पोल क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट। और जिस स्फेयर से ये काटा गया था मिरर, स्फेरिकल मिरर, उसका कहीं सेंटर भी होगा। हाँ सर, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ये जो लाइन आपको दिख रही है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक ही फिगर में हम सारी बात को समझ पाए हैं। आशा करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फोकस और फोकल लेंथ दोनों की बात कर लें। फोकस और फोकल लेंथ, बेटा हर एक बच्चा इस बात को लेके परेशान रहता है कि सर फोकस और फोकल लेंथ एक ही बात है। ना बेटा, ना बेटा, ये आप लाइन याद रखिएगा। क्या 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 सर? फोकस क्या होता है? फोकस इज अ पॉइंट, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, उसको हम फोकस बोलते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है पहले ये समझ लें। डिस्टेंस होती है, ये एक डिस्टेंस होती है। कहां से? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर है बेटा? एक बार डन करो बेटा, सब समझ में आ रहा है सर? क्या कह रहे हैं? एक बार बताइए भाई कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ भी आप बता रहे हैं सब समझ में आ रहा है, ऐसा बताइए। यस सर। चलो कोई नहीं। तो अब समझिए ध्यान से, जब पैरेलल लाइन खासतौर से कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं हम, कॉन्केव मिरर में पैरेलल लाइन जब आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाती है, देखिए पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहां से, पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन के बाद यहां से, तो पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। फिर से सुन लीजिए, पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाता है, गुजरता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे ऑल पैरेलल लाइन मीट्स, ऑल पैरेलल लाइट मीट्स, मिलती हैं। क्या करती हैं? मिलती हैं बेटा। अच्छा, और जब ये फोकस मिल गया तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से दिखाते हैं फोकस को, और यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है पोल और इसके बीच का डिस्टेंस उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। क्या? स्मॉल एफ से। क्लियर हो? स्मॉल और कैपिटल। ऐसे यहां पर भी पैरेलल लाइट रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसे जाएगी और ये डैश 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 यहां पे आएगा। मतलब पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं या मिलती हुई फील कराती हैं। यहां देखिए कॉन्वेक्स में फील होता है, कॉन्वेक्स में फील होता है और कॉन्केव में मिलती हैं सच में। यानी यहाँ पे रियल में मिलते हैं और यहाँ वर्चुअल होता है, या इमेजिनरी कहें, इमेजिनरी। यहाँ रियल में मिलते हैं, यहाँ इमेजिनरी होता है। जब लाइट रे सच में मिलती हैं और तब इमेज बनता है, सच में मिलने के बाद इमेज बनता है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और इमेजिनरी वाले में क्या होता है? फील कराते हैं, मिलते नहीं सच में, रियलिटी में मिलते नहीं है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर अगर कहें तो वो होता है एफ का 2 टाइम्स, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, या फिर हम कहते हैं फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर का
हाफ होता है। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, क्वेश्चन भी मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है आपका, देखिए यहाँ से फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस है। मतलब हम कह सकते हैं क्या क्या, जो CP रहता है, CP इक्वल टू R होता है, और यहाँ पे F होता है ना, FP या PF कहें, वो स्मॉल f होता है, और R इक्वल टू क्या होता है, 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज स्फेरिकल मिरर में याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ द फोकस लेंथ, डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, आ जाओ सर, एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आ गया है बेटा। हर एक क्वेश्चन के पीछे एक राज होता है, और वो होता है क्वेश्चन का अपनापन। अब ये क्वेश्चन के साथ अपनापन होना चाहिए आपका। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा इस क्लास को प्यार मिलना चाहिए, मैं केवल और केवल पेपर के लिए, आपके पेपर के लिए मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, और आप क्या हो, केवल इसको हल्के में ले रहे हो, हर चीज़ हल्के में ले रहे हो। हल्के में आपने मैथ को भी लिया था, और उसका परिणाम आप झेल रहे हो, फिर भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो क्वेश्चन में कि हाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी ना सर जी। बस चलिए, कॉन्केव मिरर is made by cutting a portion of the hollow glass of sphere of radius 24 सेंटीमीटर। कोई हॉलो स्फेयर है बेटा, उससे एक प्लेन से कट करके ऐसे कट करके बनाया गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, यहाँ पे C है और यहाँ पे P है, तो CP इक्वल टू R होगा। इस R की वैल्यू इन्होंने दिया है, R इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्या बेटा, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। वी नो दैट सर R इज इक्वल टू 2f, दैट इज F इज इक्वल टू R/2। R आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपका क्या मिल गया, फोकल लेंथ। और यही पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए क्योंकि अभी पहला ही फार्मूला आया था, सिंपल तो होगा ही। समझ में भी आया? हाँ सर, यही बोलने में आपको बहुत पैसा लगता है। ठीक है, अब रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में आपको पहले ही बताए हैं कि रियल इमेज क्या होता है, जहां लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है तो वहां रियल इमेज बनता है, और जहां लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हुई फील करती हैं, डैश डैश जैसे दिखे, डैश डैश दिखे, तो समझ जाइए कैसा है इमेज, वो है आपका वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी ठीक है, जिसमें डिफिनीशन के रूप में कहा, लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट, सच में मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। स्क्रीन टेस्ट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू द स्क्रीन, यानी इस पर जैसे आप प्रोजेक्टर से स्क्रीन देते हैं, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सच में मिलती हैं, तो रियल में इमेज बनता है। ठीक है, ओरिएंटेशन यूजुअली इन्वर्टेड मतलब ज्यादातर इसमें क्या होता है, उल्टा ही इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है। कॉनकेव एई एग्जाम्पल बताया है कॉनकेव वाले में। अच्छा, यहाँ पे लाइट रे ओनली एपियर्स टू मीट, यानी फील कराती हैं, एपियर कराती हैं, ये मिलती नहीं है, ज्यादातर ये डाइवर्जिंग होती हैं, और इसीलिए डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर में ये बात देखने को मिलती है, ये प्लेन मिरर में भी दिखते हैं। ठीक है, यूजुअली इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है। ठीक है, स्क्रीन टेस्ट में नहीं फॉर्म करता है, यानी स्क्रीन में ये स्क्रीन बनाता है नहीं, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करता है, इमेज को फॉर्म नहीं करता, बनाता नहीं है। ठीक है, इमेज पर बनाता ही नहीं है, स्क्रीन पर बनता ही नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है। तो रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज के लिए ये केवल पीपीटी ही आपके काम का है, उतने में काम खत्म हो जाना चाहिए, आशा करता हूं। थोड़ा सा अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या, इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन में आपको अब क्या चाहिए, जैसे हम कुछ करते हैं ना, कुछ बनाते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, तो कुछ बेसिक से रूल आपको समझने होंगे।
बेसिक रूल, बेसिक रूल, बेसिक रूल क्या होते हैं, पहले इस चीज को समझना है हमको। इमेज फॉर्मेशन में बेसिक रूल हमको समझना है क्या, कि पैरेलल लाइट रे आती है, ध्यान से देखिए, पैरेलल लाइट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ये बेसिक सा रूल है, आप याद रखिएगा। फर्स्ट रूल है पैरेलल रे, क्या कि, हाँ इसको ऐसे दिखाए भाई, थोड़ा सा आपको दिखे, हाँ पैरेलल लाइट रे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी तो फोकस से होके जाएगी, पैरेलल लाइट रे आएगी तो फोकस से होके जाएगी, ये लाइन याद रखिएगा। पैरेलल लाइट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सेंटर आप कर्वेचर से होकर जा रही है तो जैसे जाएगी वैसे लौट आएगी, जैसे जाएगी वैसे लौट आएगी, ये दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर हम कहें कि फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, सुनो पैरेलल आएगी, यहां देखो गलत लगा हुआ है कि पैरेलल आएगी तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, रिफ्लेक्शन, फोकस से होके जाएगी, और अगर फोकस से होकर आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, दोनों उल्टा है, दोनों उल्टा है, पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी, ठीक है। ऑब्लिक रे यानी जिस एंगल पे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसी एंगल पे चली जाएगी, ऑब्लिक वाले में, ऑब्लिक मतलब तिरछी बोलते हैं इसको, तिरछी, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी। ये बेसिक सा ज्योमेट्री है, आपको समझना होगा। अच्छा इसमें पहले से ही बता दिया गया है, वैसे कॉनकेव मिरर नहीं है भाई, कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है इस तरफ से, इमेज बना दी है तो बना दी है, ठीक है, आप समझते रहो, इस तरफ नहीं होता। अब आपको सिखाया है कि इधर कलरिंग होती है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, इसको उल्टा ऐसे रखना चाहिए था। ये पूरा पोर्शन गलत है, आपको घबराइए ना नहीं कि हाँ सर इसको गलत लिखा क्यों गया। यूजफुल फॉर रे ट्रेसिंग, रे ट्रेसिंग में वही पैरेलल वाली बात आपको बताया है, जो कि पैरेलल लाइट रे आप क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर जा रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये एक बार नहीं हर बार पूछा गया है, और जितने केस हैं उन केस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस उन केस को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए केस नंबर 1 है, कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, इमेजिनरी, कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ गया है, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से जो लाइट रे आती है बेटा, जो इनफाइनाइट से लाइट रे आती है वो हमेशा पैरेलल आती है, कैसी आती है, पैरेलल आती है। देख लो ये पैरेलल लाइट रे आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ बनाएंगी, फोकस पे आएंगी, ये सभी कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे। इधर से भी देख लो आप, इधर से भी देख लो, कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं, तब जाके कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ए भाई, हाँ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इसमें पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका एट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब जहां हम पहुंच नहीं सकते वो इनफाइनाइट है, जब पहुंच जाएंगे तब वो फाइनाइट हो जाएगा। जहां के बारे में हम जानते नहीं वो क्या है, जहां कभी हम पहुंच नहीं सकते वो क्या है, इनफाइनाइट है, और जहां हम पहुंच जाए वो फाइनाइट है जाए। तो इनफाइनाइट से लाइट रे जो आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पहुंचती हैं, फोकस पे पहुंचती हैं। तो इनका देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इनफाइनाइट, जैसे सन से लाइट आती है तो इनफाइनाइट से लाइट आती है, ठीक है, हम सन तक पहुंच नहीं सकते, सन तक का डिस्टेंस हम अप्रॉक्स लिए हैं, ठीक है, सन पे पहुंचेंगे थोड़ी। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, साइज कैसा होगा, पॉइंट वाइज होगा, और खूब बढ़िया चमकदार होगा, देख लो चमकदार होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा और चमकदार होगा। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अब देखिए यही पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में यही पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही बात लिखनी पड़ती है, ठीक है बेटा। हाँ इसको समझ लीजिए एक बार और मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। इसके बाद केस नंबर 2 पे आते हैं बेटा।
केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 पे आते हैं, अप्रोचिंग द कर्व यानी बियॉन्ड सी। सी से तो थोड़ा सा दूर रहेगा। सी कहाँ पे है बेटा? सेंटर। देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट गड़बड़ लिखा गया है। एफ यहाँ पर होगा और सी यहाँ पर होगा, सी फोकस। ठीक है, सेंट्रल से थोड़ा सा पास में होगा अगर ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से ये पैरेलल लाइट रे कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। और इनको एक लाइट रे जो फोकस से होके गई है वो क्या हो गई है? पैरेलल हो गई है। यहाँ से दिखा दिया है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में तो गड़बड़ करेंगे ही। ठीक है, फोकस से होके जाती है। तो देखिए इमेज वहां पे था तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना? सी और एफ के बीच में। अब यही कहानी है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में है। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पास में, दूर में है तो दूर लेकिन पास में है। तो उस समय क्या होगा? पॉइंट कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच में। जैसे जैसे हम सेंटर के पास ये आने लगेंगे, मिरर के पास में आने लगेंगे, इमेज क्या हो जाएगा? दूर जाने लगेगा। अब जैसे देखिए सेंटर के पास में आ गया तो फोकस से और सेंटर के बीच में यहाँ पे इमेज बनने लगा। ये क्या है? इमेज। इमेज कहाँ बन रहा है बेटा? सेंटर और फोकस के जस्ट बीच में। ऐसे डिमिनाइज्ड बहुत छोटा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। के सी, सिमेट्रिक पॉइंट एट सी पर, यानी सी पर ही रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो जितना ऊपर है उतना ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका इमेज यहाँ पे जस्ट उसी के नीचे बन जाएगा। क्या बनेगा? इमेज। ये कौन सा है? केस नंबर सी है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें ऑब्जेक्ट को, तो जहां ऑब्जेक्ट रखेंगे जस्ट उसी के बराबर नीचे इमेज बना देगा। ठीक है, देख लो भाई, साइज सेम साइज होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी के नीचे बन जाएगा। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। क्लियर है? यस सर। अब अगर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, क्या ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज कहां बनेगा? इमेज बियॉन्ड सी बनेगा। क्या इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। ये इमेज बन जाएगा। है ना? जैसे जैसे हम मिरर के पास आएंगे उसका इमेज उससे दूर भागता चला जाएगा। कहां मिलते हैं ये लोग? सेंटर पे ही मिलता है। नेक्स्ट केस, अगर हम फोकस पे रख दें तो इनफाइनाइट पे बनने लगेगा। फोकस पे रख दें ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट पे बनने लगेगा। ये पूरा केस है। एड फोकस रख देंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, हेडलाइट की टॉर्च वाले में, हेडलाइट की टॉर्च वाले में जैसे ही बाइक चलाते हैं तो हेडलाइट लगी है ना, उसमें इसी का यूज किया जाता है। कहाँ पे रखा जाए? बल्ब को कहाँ पे रखा जाता है? उसके फोकस पे, जिससे उसकी लाइट फैल के इनफाइनाइट तक जाए, यानी बहुत दूर तक जाए, डाइवर्जिंग में। नेक्स्ट, अगर हम फोकस और पोल के बीच में रख दें ऑब्जेक्ट को, फोकस और पोल के बीच में रख दें यहाँ पर, तो इसका इमेज जस्ट उस तरफ बनता है। कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। देखो, वर्चुअल बनता है, इमेजिनरी पीछे बना है ना, डैश 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 करके, डैश 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 करके बना है। तो ये पीछे बना हुआ है, पीछे बना हुआ है, तो ये कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। इरेक्ट मतलब जैसा था वैसा ही, सीधा सीधा ही। ठीक है, अच्छा, पोजीशन कहाँ थी? बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है कहाँ? पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो। ठीक है, ये पूरा एक पोर्शन में, एक अगर समराइज कर दें तो एक साथ एक पोर्शन में है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जा रहा हूं सामने से भाई, मैं हट जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा बेटा कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो एक बार आप जरूर कमेंट करके हमको बताइए कि यस सर, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। और नहीं भी समझा रहे हैं तो भी बोल दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोल दीजिए। क्योंकि देखिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ तो सभी जगह है। जितने
मैथ आपका बेकार इसीलिए गया क्योंकि विपुल सर की आपने क्लास ही नहीं ली। तब तो विपुल सर को लगा कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम है तो विपुल सर की क्लास क्यों लें, और उसके बाद पेपर होने के बाद आप लोग बेकार बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो आया है, ठीक है, उसको लेके रोना नहीं है। आगे साइंस का पेपर हमारा बढ़िया से जाए, उसी के लिए हम आपके बीच में आए हैं, जिससे आपकी क्लास बेकार ना जाए, अब ना जाए। हाँ, बड़े बड़े सब्सक्राइबर की क्लास, लंबी लंबी क्लास, 6 6 घंटे 8 8 घंटे वाली क्लास आपको देखना पसंद आया। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ वही नहीं, हम ये कह रहे हैं सब सही पढ़ा रहे थे, ऐसा कोई गलत नहीं पढ़ाया है, सब बढ़िया पढ़ाए हैं, टीचर मेहनत किए हैं। लेकिन बेटा हमेशा ये बात याद रखना, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अब आप लोग इस बात को कम समझते हो। कोई भी नया लौंडा आता है और पढ़ाना शुरू कर देता है, नया लौंडा का मतलब समझ रहे हो, वो पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा भी सही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बोर्ड एग्जाम वाले में और कंपटीशन एग्जाम में, दोनों में यही फ़र्क होता है। बोर्ड एग्जाम में पेपर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका एक्सपीरियंस होता है। जिस टीचर को बार बार कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस बेटा है, 5 5 बार मैं सीबीएसई का कॉपी 10th का 12th का मैथ का चेक किया हूँ, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2025 नहीं, 20 साल का हो भाई, कहे ज़्यादा नहीं बोलना है, 2005 से पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वो आपके काम आए, इसीलिए मैं 14 दिन में 14 चैप्टर पूरा ख़त्म किया। लेकिन बेटा अब क्या बताएं, बच्चे यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि जिसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज़्यादा है, जिसकी वॉचिंग ज़्यादा हो रही है, वो टीचर बढ़िया है। अब पढ़ा तो रहे हैं बेटा, आपको पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ो तब ना। फिजिक्स में ही आपको डर लगता है तो इसलिए शुरुआत फिजिक्स से किए हैं। अब लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है आपको। साइंस में आगे केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का पोर्शन आपको अतुल सर पढ़ाएंगे, और मे भी अगर आप इतना प्यार देते हैं आज की क्लास में, तो कल से वो सर पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इधर उधर करोगे तो फिर वो भी दिक्कत होगी। कॉन्वेक्स वाला एक केस लिया जाता है, एक केस लिया जाता है कॉन्वेक्स का। आपका यहाँ पोल से इस तरफ अगर लिया जाता है इमेज, तो कहाँ बनता है, आप ध्यान से देख लो, आप इस तरफ बनता है। जैसे देखिए पैरेलल लाइट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरफ जाएगी, लेकिन वो रियल में नहीं, इमेजनरी पॉइंट फोकस से होके गया, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा था, तो जैसे जा रहा था वैसे आ जाएगा, मतलब इसको पीछे ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये किसके बीच में बनता है, पोल और फोकस के बीच में छोटा बनता है, इरेक्ट बनता है। बस ध्यान से देखना, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल मतलब रियल में नहीं बनता, ये इस तरफ बनता है, इस तरफ बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनता है, और जबकि हम कहाँ पे रखे थे, फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी हम कॉन्वेक्स में एक ही केस देख रहे हैं, बाकी कॉन्केव में पूरा 6 केस बने थे, 6 के 6 केस। याद रखना, कॉन्केव वाला एग्जाम में आता है, मैं फिर से बता दूं, ये 6 के 6 केस जो आपको हमने समझाया है पूरा, ये आता है मेरे प्यारे, ये सभी आते हैं। 6 केस बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए भी आता है आपका। तो देख लो बेटा, इस चीज़ को समझ लो आप, कहीं दिक्कत होती है तो बताते रहो। साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, सब जगह साइन कन्वेंशन का दिक्कत होता है। अनिल कुमार जी, हेलो हेलो भाई। हाँ, साइन कन्वेंशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर मैथ के आप स्टूडेंट हो तो कहीं दिक्कत नहीं। आप हर क्लास 10th में मैथ का स्टूडेंट तो सभी होता है, कोई बेसिक होगा कोई एडवांस होगा, लेकिन होगा तो। लेकिन बेटा वहीं की बात ही है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इस बात को आपने समझा, हाँ सर समझ लिए। लाइट रे हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट डाली जाती है, याद रखिएगा। ऑन पेपर हमेशा लेफ्ट टू राइट डाली जाती है, कभी राइट टू लेफ्ट अगर लाइट पड़ रही है तो समझ लेना वो गलत पड़ी है, वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको गलत तरीके से दिखाया गया है। हमेशा लाइट रे किधर से पड़ेगी, आप देख लो बेटा, आप देख लो। बहुत बहुत टीचर्स को भी नहीं पता है बेटा, लेफ्ट से लाइट राइट डाली जाती है, हमेशा लेफ्ट से, इधर से आएगी। कभी ऐसे बना के तुम इधर से पैरेलल लाइट रे मत ले आना कि हाँ इधर चला जाए, ऐसे ये लिखने का तरीका ही पूरा गलत है। यानी आप राइट टू लेफ्ट कभी भी लाइट नहीं ड्रॉ करोगे, हमेशा लाइट किधर से पड़ती है, लेफ्ट से राइट पे। तो लेफ्ट से, ये लेफ्ट है और ये राइट, आपका लेफ्ट और राइट चलता है,
ठीक है, लाइट रे हमेशा इधर से चलेंगी। अब दूसरा पॉइंट एकदम प्यार से, एकदम आराम से, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर हम देख रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जैसे हमको डिस्टेंस मेजर करना है तो लाइट के डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट टू द लाइट लेंगे तब, अपोजिट चलेंगे तब अपोजिट में नेगेटिव लेंगे। और ऑल डिस्टेंस मिरर में, ऑल डिस्टेंस मिरर में कहां से मेजर किया जाता है? ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, हमेशा पोल से डिस्टेंस टेबल की जाती है, मेजर की जाती है। अब देखो इसका पोल कहाँ होगा? यहाँ होगा। अगर इस डायरेक्शन में आएंगे हम मेजर करने के लिए, कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्या? नेगेटिव। और पोल से इस तरफ जाएंगे तब पॉजिटिव। सही है? एक बात और याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाने पर पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाने पर नेगेटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाने पर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे जाने पे नेगेटिव लेते हैं। नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। लेफ्ट में आएंगे नेगेटिव, राइट में जाएंगे पॉजिटिव। अब ऐसे रटते हो आप, हम ये चीजें बता दिए कि हमेशा लाइट रे लेफ्ट टू राइट डाली जाती है, डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। और ऑल डिस्टेंस कहां से मेजर होती है? पोल से। और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम ऊपर गए तो पॉजिटिव, इमेज की लेंथ वाले में देखते हैं, और नीचे गए तो नेगेटिव। बेटा समझ में आ रहा है? ये है आपका साइन कन्वेंशन जो आप रटते हो, तो रट लो आप आराम से। हम तो रटना नहीं सिखाते, हम इतना बता देते कि ये वाली चीज आप याद रखना, हर जगह काम आएगा। आपका लेंस में भी काम आएगा, आपका लेंस में भी काम आएगा, मिरर में भी काम आएगा, दोनों जगह। वैसे हाई स्कूल के पेपर में मिरर आएगा बेटा, लेंस नहीं आता। लेंस आपका वहां पे आएगा रिफ्रैक्शन में, मिरर आएगा। मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला इसको बोलते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? या मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है क्या? ये है क्या? बड़ी बड़ी कठिन कठिन सवालों का जवाब है सर, जवाब है। क्या है? जवाब है। कौन कौन सा? v क्या है, u क्या है, और f क्या है? f तो आपको पता है भाई, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ठीक है, u क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से? फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और v क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का क्या है? v, ऑब्जेक्ट का u है। कहां से? हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं सर? पोल से करते हैं। कहां से करते हैं? पोल से। ओके सर, क्वेश्चन कराएंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये बात याद रखिएगा, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है? ऑलवेज, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो, ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? हमेशा लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इसलिए। इमेज डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है, फोकल लेंथ, और ये है इमेज डिस्टेंस, और ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया बेटा? समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। सर इस पर एक आप क्वेश्चन करा दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि क्वेश्चन करा दूंगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आ जाओ बेटा, एक क्वेश्चन कर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर। क्वेश्चन देख लो बेटा, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर।
यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे मान लो पोल है आपका, और पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। उन्होंने कहा फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर से फ्रॉम द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? इमेज बनेगा कहाँ, इस बात को समझेंगे। एक फार्मूला आप अप्लाई करिए, काम बन जाएगा। पहले गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन क्या है बेटा? यू कहाँ पे है? यू 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। बेटा यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। एफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव है तो एफ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और भी आपको निकालना है, भी क्या करना है? निकालना है। सही है, यहां तक हम सही हैं? यस सर। अब मिरर फार्मूला लगाएंगे। क्या? मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला बोलते हैं इसको। मिरर फार्मूला बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ आप। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/e, यही होता है? यस सर, एकदम बढ़िया। चलें आगे। अब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम यही गलत करके आए थे। हम मतलब आप अब गलत करके आओगे, इसलिए पहले से अलर्ट होके एक क्वेश्चन देख लो, बस उतने से काम बन जाएगा आपका। सीखना है बस। सर u की वैल्यू माइनस में रखेंगे 30, f की वैल्यू कितने? -20। 1/-20 इज इक्वल टू 1/-30। u की वैल्यू रख दी। अब v की वैल्यू हमें नहीं पता, 1/v। सर 1/v को इस तरफ ही रहने दीजिए, इसको माइनस है उस तरफ ले जाइए, प्लस हो जाएगा 1/30। और ये माइनस तो रहेगा ही, -1/20। इनका एलसीएम देखिए, 30 और 20 का एलसीएम होगा 60। ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1/60। 1/v इज इक्वल टू -1/60, यानी v की वैल्यू क्या आ गई? -60। माइनस तो होगा ही सर, वो साइन कन्वेंशन का खेल है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपका v आ गया। कहाँ पे बन रहा है भाई? कहाँ पे बन रहा है इमेज? देख लो आप। v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ बनेगा? जस्ट इसके डबल पीछे, इधर और दूर, यहाँ पे बनेगा, कहीं उल्टा बनेगा। पक्का उल्टा बनता है इसका, ठीक है। समझ में आया बेटा? अब आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई करना क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाई करना क्या है? बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना। ये देख लो, ऐसे हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, मिरर बन गया। अब यहाँ से कहीं सेंटर होगा, कहीं फोकस होगा, कहीं पोल होगा। ये P हो गया, ये F हो गया, सॉरी कैपिटल F, और यहाँ पे C। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट रखते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लो, C पर ही रख देते हैं, क्योंकि C का हमको पता है ना, सब पता है सर, सब जगह का पता है। तो इसका जस्ट उल्टा बनता है, उतने के बराबर ही बनता है। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या बना सर? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए इसको H1, और ये है आपका इमेज। तो इन्होंने कहा कि रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन m। m इज इक्वल टू H2/H, m इज इक्वल टू H2/H1। मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of image to the height of object. The ratio of height of image to the height of object is called linear magnification. It is unitless, represented by m, and ये unitless होता है, इसका यूनिट नहीं होता, unitless। ये पॉइंट की बात है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि m इज इक्वल टू, जो आपने देखा है कि हाइट ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट I/O होता है, यही होता है -v/u, -v/u के बराबर। जहाँ v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, जहाँ इमेज डिस्टेंस है
और वो है ऑब्जेक्ट। इमेज का इमेज के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सही है? हाँ सर। अब यही बात आपको बढ़िया डिजिटलाइज करके लिखा गया है, सुंदर लग रहा होगा बेटा। तो सुंदरता कई चीज़ें हमको रिप्रेजेंट करती है कि भाई बीच बीच में ये क्या आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या दिखा सकते हैं, m इजकल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। I लिखा हुआ है इमेज के लिए, O लिखा है ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, हाँ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। सर केमिस्ट्री कब कराओगे? केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपके बड़े सर अतुल सर पढ़ाते हैं, वो कल से पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री की क्लास में रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। मेरी क्लास में कम भी है तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सर की बात आप याद रखिएगा कि सर की क्लास में आप मैक्सिमम बच्चे रहोगे तभी जम के पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरी क्लास में आप जितने भी हो तब सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ नहीं कल पढ़ाएंगे, कल से पढ़ाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा थोड़ा सा संख्या में ज़्यादा रहिएगा, संख्या ज़्यादा दिखाइएगा। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन याद रखिएगा कि m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये मैग्नीफाइड है। क्या है? मैग्नीफाइड है, इसको मैग्नीफाइड वर्ड बोलेंगे। और m का लेस देन 1 है तो डिमिनाइज्ड है। डिमिनाइज्ड शब्द बोलते हैं मतलब m की वैल्यू कम आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। ये लाइन याद रखिएगा, लाइन याद रखिएगा बेटा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको रिव्यू करने के लिए एक साथ में दिया गया है कि कोई भी मिरर को आइडेंटिफाई करना है कि वो मिरर कैसा है। तो एफ की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रही है, देखिए एफ की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो कॉन्वेक्स है, और नेगेटिव मिल रही है तो कॉनकेव है। एफ की वैल्यू देख के, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो मिरर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। सर मैथ का पेपर बहुत हार्ड था। बेटा आपने मेरी क्लास नहीं देखी इसलिए आपको हार्ड लगा, मैं साफ साफ बताता हूँ। मेरे बच्चे बढ़िया करके गए हैं, मेरे बच्चे जो पढ़ने, ऑफलाइन वाले भी बच्चे बता रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो आप लोग जैसा बताते हो वैसा मैं सुनता हूँ भाई, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे बताए कि सर हलवा था, हलवा था, उड़ा दिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, पेपर हार्ड नहीं होता। मैं साफ साफ ये बात कहूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चे मुझसे सहमत ना हो इस बात से लेके, लेकिन पेपर हार्ड नहीं होता। हम कम पढ़ के जाते हैं, हम कम तैयारी करके जाते हैं, और हम एक्सपीरियंस्ड टीचर से नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने बच्चों को 5 साल का पूरा पेपर सॉल्व करा दिए थे, प्रीवियस ईयर के 5 साल का पेपर सॉल्व करा, हर एक क्वेश्चन पे डीपली बात किए थे। ठीक है, तो इसलिए बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर पेपर बढ़िया था, उड़ा दिए, हलवा था। एक एक क्वेश्चन के डबल डबल मेथड आते थे बच्चों को। तो मैं इस बात को नहीं मानता भाई, जब बच्चे कह रहे हैं तो। ऑनलाइन में आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप लोग अनएक्सपीरियंस्ड टीचर से आपने पढ़ाई की, पहली बात। क्योंकि आप हवा बनाते हो और अंतिम समय में पढ़ते हो, बस पूरे साल नहीं पढ़ते हो आप, अंतिम समय। यही गलती आप अभी 11th में भी करोगे, 12th में भी करोगे। आप घबराओ नहीं, आप करोगे, मैं जानता हूं। लेकिन अब वही बच्चा टॉप कर जाएगा जो लगातार मेहनत करता रहेगा, लगातार क्लास में भी रहेगा। आज की ही क्लास में जो बच्चा रहेगा, वेल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं, आज की ही क्लास में अगर बच्चा है तो पढ़ के जाएगा, वो बढ़िया से नंबर पाएगा। और नहीं तो फिर साइंस का भी रोना धोना शुरू करोगे आप। ये छोड़ दो बेटा, ये सब चीजें छोड़ना छोड़ दो आप। ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा लेवल अप था, बढ़िया था, लेकिन आप पढ़ के जाओ ना, आप इधर उधर करके ना जाओ। ठीक है चलो ठीक है अनिल कुमार जी, बढ़िया। तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन का इस्तेमाल किया जाता है? यू का, वी का, एफ का, इस तरीके से वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू बदलती रहती है भाई, आर एम। ठीक है, बहुत तेजी से बदलते रहें, इमिडिएटली इनके साइन बदलते रहें, इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करो, आओ आ जाओ जाओ क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करो आप, क्वेश्चन पे ला दिए। ये न्यूमेरिकल जब करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। मैं सोच रहा था कि भाई बेसिक मैथ वाले भी बच्चे
और एडवांस मैथ वाले बच्चे, सभी बच्चे फिजिक्स तो पढ़ेंगे ही, फिजिक्स की क्लास में संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब मेरी सोच है या फिर सच में आपकी सोच है, मुझे तो कम समझ में आता है बेटा, मुझे आपके विचार कम समझ में आते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन चलो क्वेश्चन करो भाई। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? ऑब्जेक्ट हाइट है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? u 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी है? v 60 सेंटीमीटर। सेम साइड। सेम साइड कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में ये भी है, मतलब दोनों का साइन भी सेम होगा बेटा, साइन भी सेम। ये क्या होगा? माइनस होगा, तो पक्का ये भी माइनस। ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में लिया जाएगा, इमेज अपने आप बनेगा। फाइंड द इमेज हाइट। इमेज हाइट यानी आई, आई चाहिए इनको, इमेज की हाइट चाहिए, प्लस आए या माइनस आए वो क्या बात है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको बताए थे, आई बाई ओ, आई बाई ओ, आई बाई ओ, आई डिवाइडेड बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई। ठीक है, आई की वैल्यू रख दो आप, नहीं पता सर, आई की वैल्यू नहीं पता। आई की वैल्यू रखिए, नहीं पता बेटा, आई, आई नहीं पता। ओ ओ 2 माइनस वी, माइनस ऑफ माइनस 60, माइनस ऑफ माइनस 60 और डिवाइडेड बाई यू माइनस 30। सही है? बोलिए, कोई दिक्कत? सर आपके रहते कोई दिक्कत हो सकती है, आप चाहते हैं माइनस माइनस कट जाएगा, 32 जा। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 जा -2, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या था? 2 सेंटीमीटर का था, इमेज क्या बना? 4 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट प्लस में था यानी ऊपर दिख रहा था, तो उसका इमेज क्या बनेगा? उल्टा। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। क्या बनेगा? इन्वर्टेड। तो डबल बनेगा, पहली बात तो डबल साइज का होगा, डबल साइज होगी। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ध्यान से समझिएगा, माइनस साइन क्या कर रहा है? इन्वर्टेड। कैसे? इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनाएगा? इन्वर्टेड, उल्टा बनाएगा, उल्टा बनाएगा। माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, उल्टा। और साइज देखिए, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी डबल साइज का बनेगा, इनलार्ज। इसको साइज डबल होने का मतलब होता है इनलार्ज, इनलार्ज, या फिर इसी को हम बोलेंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। डिमिनाइज्ड कैसे बोलते हैं? मैग्नीफाइड, FIED होता है फाइड, मैग्नीफाइड। डिमिनाइज्ड कब होता? छोटा हो जाता, साइज में छोटा हो जाता। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी से, क्या कह रहे हैं? जी, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। इस बार मिरर याद रखिएगा कैसा है? कॉन्वेक्स है। और ये कितना लंबा है? 1.2। ऑब्जेक्ट का O इज इक्वल टू प्लस में 1.2 सेंटीमीटर रखेंगे। प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? U, और ये तो माइनस में होता ही है ऑलवेज, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा। ऑफ द फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स की क्या होती है? पॉजिटिव। क्या चाहिए था इनको? इमेज का डिस्टेंस चाहिए था, इमेज का, इमेज की लेंथ चाहिए था, और भी चाहिए था। इसमें लिखा नहीं है भाई, क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये चाहिए था। ठीक है, सर जी रट के आए हैं इसीलिए आपको पता है अरे भाई गजब बात, ये बोल दो तुरंत हमारे
स्टूडेंट एक्टिव हो जाएंगे, ये गिवन गिवन है। अच्छा सर पहले हम यू निकाल लें, यू तो पता है, वी निकाल लेते हैं, वी निकाल लेते हैं। वी कैसे निकलेगा सर, वी कैसे निकलेगा, आई भी नहीं पता है तो वी कैसे निकलेगा। तो मिरर फार्मूला लगाइए, 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/, या 1/v प्लस 1/u। 1/v हमको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे 1/u, 1/f माइनस 1/, वैल्यू रख दीजिए 1/f की वैल्यू 12 रख दीजिए, माइनस u की वैल्यू -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/8, 12 और 8 का 24 हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 हो जाएगा, 5/24, 1/v है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी से बताइए, v की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए 1/v 5/24, दिख रहा है, दिख रहा है सर, 5/24, और ये उल्टा करेंगे तो 24/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको भी तो आपने उल्टा किया है, दोनों तरफ उल्टा करेंगे, ठीक है। अच्छा शिवांश जायसवाल प्रयागराज से हैं भैया, दोस्तों में शेयर करिए, मजा आएगा आपको भी हमें भी। अच्छा डिवाइड कर सकते हैं आप इसको, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 ऊर्जा 20, 5 8 जा 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा अब लगाएंगे हम क्या, I/O इजकल टू माइनस V/, आई नहीं पता, ओ पता है 1.2, माइनस V कितना पता है 4.8, और U कितना है, U -8, बेटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, I इजकल टू क्या बन जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 8, और ये 1.2 से मल्टीप्लाई, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, मैं ही नहीं, ये 6 टाइम्स में यानी 0.6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.72 हो जाएगा, 1 इसका पॉइंट, 1 इसका पॉइंट, ठीक है। आई इमेज जो आएगा वो 0.72 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए ओ ऑब्जेक्ट से ये छोटा है, छोटा है, छोटा है, तो कैसा है, डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड, छोटा है, ठीक है, डिमिनाइज्ड। क्लियर हो, एक बार कमेंट में बता दो बेटा, न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल से सबको डर लगता है, लेकिन विपुल सर न्यूमेरिकल तो जबरदस्त बताते हैं। कौन है विपुल सर जी? हाँ कुछ बच्चे नए हैं वो नहीं जानते होंगे, ठीक है बेटा। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स का कहाँ यूज करते हैं, ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी, तो आप याद रखिएगा इसको, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी पढ़ के। यूज ए रियर व्यू टू द मिरर, आप देखते होंगे बाइक में पीछे बैक लाइट के लिए ऐसे पीछे देखा जाता है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसके लिए बगल में एक क्या लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, वो कॉन्वेक्स होता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। बिकॉज दे प्रोड्यूस एन इरेक्ट, क्योंकि ये इरेक्ट बनाता है, डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है, प्रोवाइडिंग अ वाइड फील्ड ऑफ द व्यू, काफी दूर तक की चीजें को दिखाता है, इसलिए वाइड, इसका फील्ड क्या होता है, वाइड होता है, बहुत चौड़ा होता है। कॉनकेव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सेविंग करने के लिए, सेविंग आप नहीं समझते होगे क्योंकि अभी क्लास 10th में हो आप, सेविंग वगैरह नहीं है, सर जी चिकने चिकने दिख रहे हैं, उसका रीजन है क्या, सेविंग, ऐसे शीशे, शीशे को सामने रख के ऐसे से दाढ़ी बनाते हैं भाई, सेविंग करते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज बनाना हो टू द फेस क्लोज, यानी दाढ़ी को बड़े बड़े देखना है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा, इसलिए कॉनकेव का इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, एक शीशा लेते हैं, मुंह में डाल देते हैं और आपके दांत के अंदर सड़न देखते हैं, क्योंकि मैग्नीफाइड व्यू देता है टीथ का, ठीक है। टॉर्च एंड हेडलाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है, सोलर हीटिंग डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आप इस्तेमाल इसका देख लेना जरूर, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आ गया, शिवांश जायसवाल जी कह रहे हैं सर जी समझ में आ गया, गजब, मैं प्रयागराज से हूँ, पढ़ना है ऑफलाइन भी,
बेटा ऑफलाइन में आप आ नहीं पाओगे ना, मांडा रोड जानते हो आप, मांडा रोड के पास में है, इसलिए आप आ नहीं पाओगे। आप ऑनलाइन में क्लास लो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और जो जो ज़रूरत हो बच्चों आप मुझे बताओ, ठीक है। अभी तो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे ही कहते कि सर आप ऑनलाइन आके हमको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प कीजिए, ठीक है। और सही पूछे तो वो भी बच्चे अभी तक नहीं आ पाए हैं, वो बाद में वीडियो देख लेते हैं, कहते हैं सर लाइव में हम नहीं आ पाते, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है, लाइव में होना चाहिए उनको, इससे पता चलता रहता है कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बाद में नहीं भी समझ में आ रही तो हम कौन बताने वाला है, बताइए। अभी कमेंट कर देते हो तो हम बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ें ये ऐसे ऐसे हैं। आ जाओ एक क्वेश्चन पे आ जाओ। 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, अच्छा ये वही पुराना वाला क्वेश्चन है क्या? मिरर फाइंड द लोकेशन ऑफ हाइड नेचर, ये 1.2 बेटा ये क्वेश्चन अभी अभी हम कराए थे शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है अभी अभी ये अभी किए हैं। तो फिर यही क्वेश्चन इन्होंने दोबारा कर दिया, यही सेम टू सेम है। नहीं, गलत बात, गलत बात, हटाइए इसको। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या आज हम लोगों ने पढ़ा है, पूरा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। फिर से केवल इतना ही देख लीजिए कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला क्या पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। R = 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। ये है आपका मिरर फार्मूला, 1/v = 1/v + 1/u = 1/f। लीनियर मैग्निफिकेशन वाले में हमने पढ़ा क्या, I/O, HI/HO का मतलब क्या है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो जो होगा वो -v/u होगा। ओके ठीक है। साइन रूल हमने पढ़ा क्या, कि जब भी हम बेटा ध्यान से देखना, इस तरफ हम जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, और इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाएंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन हमने सीखा है। इमेज नेचर कैसा होता है, रियल इमेज भी नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड आता है, रियल इमेज क्या भी नेगेटिव हो इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल में पॉजिटिव होगा इरेक्ट होगा, ये दोनों केसेस। साथ ही साथ ऑलवेज ड्रा द डायग्राम टू द डबल चेक योर मैथ, यानी हमेशा डबल चेक करके आप डायग्राम बनाइएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ओके बेटा, ये छोटा सा परिवार अपना गुरुकुल क्लासेस परिवार, ऑफलाइन में ज़बरदस्त धमाकेदार हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में अब आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया, कल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताएंगे। हमारा शेड्यूल इस तरीके से है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, पूरा PDF आपको मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं, पूरा शेड्यूल है। आज 20 तारीख वाली 19 तारीख वाली ये क्लास खत्म हो गई है, 20 तारीख को हम पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कल शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे ही ये क्लासेस होंगी, डेली क्लास होंगी। 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 को फाइनल महामैराथन लेंगे, सभी न्यूमेरिकल्स ले लेंगे एक दिन पहले, ठीक है। 4 बजे होगा, सुबह 4 बजे आपका महामैराथन लेंगे, अगर आप पूरा बराबर प्यार देना शुरू करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे केवल एक ही आशा करता हूँ कि सहयोग करिए इस चैनल का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, और जाते जाते वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, शेयर तो ज़रूर कर देंगे तो प्यार बढ़ जाएगा। चलिए, मैं विपुल कुमार पांडे आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं, और माँ विंध्यवासिनी से कहता भी हूं कि हाँ माता जी इन बच्चों का कल्याण करें, लेकिन बच्चे जब अपना स्वयं का कल्याण सोचेंगे तभी आप करेंगे, मुझे भी पता है। गुड नाइट, शुभ संध्या।